हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन 4 संसाधन एवं विकास। तो बच्चों, इसके जो अभ्यास के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका, कृषि क्या है? जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, तो मतलब उसका मीनिंग क्या है? तो आंसर रहेगा आपका, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। जो प्राथमिक क्रिया बच्चों, आपके 3 सेक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो आपका प्राथमिक है वो उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें मतलब प्राइमरी में सबसे पहले जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड सारी क्रियाएं इसमें आती हैं। तो कृषि भी एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूल सारे जिसकी भी मतलब हम, और पशुधन मतलब पशुपालन, ये सारी इसमें आती हैं। मृदा की जुताई फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। कृषि को हम खेती भी कह सकते हैं। मृदा की जुताई से लेकर फसलों को उगाना, काटना और पशुपालन, ये सारा एक अपने आप में कला है, ये विज्ञान है। जो खेती है वो इसे खेती भी कहते हैं। प्रश्न 2 आपका, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो जो जो चीज़ें आपकी खेती बाड़ी को जो प्रभावित करते हैं उसमें एक तो होता है अनुकूल स्थलाकृति, मतलब ज़मीन की जो आकृति है वो कैसी है भाई, ये मैदानी ज़मीन है, पहाड़ी इलाका है, या फिर ये जो पठारी इलाका वो है। तो स्थलाकृति मतलब अनुकूल स्थलाकृति, तो जो मैदानी इलाका है ये सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है। दूसरी चीज़ है मृदा, मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है, कैसे रेतीली है, चिकनी है, तो इस पे डिपेंड करता है। जलवायु, जलवायु तो बहुत बड़ा फैक्टर है ये भी एक, कि वहाँ की जलवायु कैसी रहती है। जैसे जो हमारे देश में है, यहाँ पे कुछ टाइम विंटर सीजन रहता है, कुछ टाइम आपका समर सीजन रहता है और कुछ टाइम बारिश के महीने होते हैं। तो जलवायु वाला जो फैक्टर है ये भी एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है। तापमान एवं वर्षा, तो ये चीज़ें हैं बच्चों, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, तापमान एवं वर्षा, तो ये सारी चीज़ें आपकी खेती को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन 3 आपका, स्थानांतरी कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? स्थानांतरी होता है बच्चों स्थान, जैसे स्थानांतरी, इसको आप तोड़ के देखिए। स्थान का अंतर मतलब जहाँ पे स्थान को बदल बदल कर, जगह को बदल बदल कर जो खेती की जाती है। आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका आंसर है, वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो जंगल है ज़्यादा वहाँ पे ज़मीन को काट कर थोड़ा सा कुछ जंगलों को जला दिया जाता है और उस पूरे भूखंड मतलब ज़मीन को साफ कर लिया जाता है ताकि खेती के योग्य बनाया जा सके। सेकंड पॉइंट है, राख को मृदा में मिलाया जाता है। और पेड़ों की जो राख जलाई है, जो भूखंड को साफ करते टाइम पेड़ों को जलाया गया है, उनकी राख को मिट्टी में मिला लिया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है। उर्वरता होता है बच्चों उपजाऊपन, और जैसे ही मतलब कुछ फसलें उसमें ली जाती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक भूमि की प्रोडक्शन ठीक रहती है तब तक वहाँ पे खेती करते हैं। और जैसे उसकी फर्टिलिटी जो उर्वरता है वो कम होती है तो उसको छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड की ओर चल पड़ता है। तो वो मतलब नए भूखंड की तलाश में चल पड़ता है और फिर से वही जो प्रोसीजर है वही पूरा रिपीट करता है। जंगलों को काटता है, जलाता है और फिर से उस मृदा को कृषि के योग्य बनाता है। और फिर जब वहाँ पे भी 3-4 साल के बाद वो ज़मीन फर्टाइल नहीं रहती तो वहाँ को भी छोड़कर नई जगह पर चला जाता है। मतलब स्थान बदल बदल कर वो कृषि करता रहता है। अब इसकी हानियाँ क्या हैं? स्थान, इसके और पॉइंट है बच्चों। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। एक पॉइंट है ये, आप स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? कर्तन एवं दहन कृषि। आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कर्तन एवं दहन कृषि क्या है और इसकी क्या हानियां हैं, तो भी आपको इस स्थानांतरित कृषि वाला ही आंसर देना है। अब इसके जो लॉसेज है वो क्या हैं? तो आपका फर्स्ट सबसे बड़ी हानि क्या है? स्थानांतरित कृषि वनों का विनाश करती है, क्योंकि इसमें पेड़ों को ही काटा जाता है। तो इससे जो हम वन बचाओ जो हमारा वो है थीम, वो डिस्ट्रॉय होता है। मृदा अपरदन को बढ़ावा देते हैं। मृदा अपरदन होता है बच्चों मिट्टी का कटाव, लगातार मिट्टी का कटना, तो उससे तो बढ़ेंगे क्योंकि जो वृक्ष हैं, जंगल हैं, वो मृदा अपरदन को रोकने में सबसे बड़े हेल्पफुल हैं। और वनों का ही हम विनाश करते हैं इस खेती में, तो ये मृदा अपरदन को ही बढ़ावा देती है। थर्ड जो आपका लॉस है वो ये है, वायु प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। ओब्वियसली अगर वन कटते हैं तो वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा, और जो फिर वायु प्रदूषण बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड इस तरह की जो गैसेज बढ़ती हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं। यह भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ये जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, उनकी पूर्ति के लिए भी पर्याप्त नहीं है।
नेक्स्ट आपका रोपण कृषि क्या है बच्चों। इसमें सारी कृषि के ही मतलब काइंड्स ऑफ जो एग्रीकल्चर है वही हैं, इसमें सारी टाइप्स हैं। तो अब है पहले थी स्थानांतरित कृषि, अब है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। वाणिज्यिक मतलब व्यापार के लिए जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। तो ये जो रोपण कृषि है वो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसल उगाई जाती है। तो इन सारी फसलों जो जितने भी इसमें लिखी हुई हैं, इनको हम घर पे तो नहीं रख सकते ना, सारी बाजार के लिए उगाई जाती हैं ताकि इनको बेचकर पैसा कमाया जा सके। तो इसलिए ये वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है। दूसरा पॉइंट है इसका, इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ओबियसली अगर बाजार के लिए, मार्केट के लिए हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो एक्स्ट्रा श्रम मतलब लेबर और पूंजी की भी इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। थर्ड पॉइंट आपका, उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। प्रसंस्करण होता है बच्चों उसका मतलब शुद्ध रूप उसे कुछ बनाना, खेतों पर या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आपका, इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। मतलब परिवहन के जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, जो एक्स्ट्रा माल है उसको मंडियों तक ले जाने के लिए जो आपका ट्रांसपोर्ट है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। फिफ्थ पॉइंट आपका, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो आपका भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका है उसमें इसके जो क्षेत्र हैं वो सारे वहाँ पे पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए भी मलेशिया में किस फसल की कृषि सबसे ज़्यादा होती है तो रबड़ के लिए है। ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका चाय के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। भाई सरकार है वो किसानों की जब हालत ठीक नहीं होती, गरीब होते हैं, तो उनके विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो इसके आंसर है आपका फर्स्ट पॉइंट है, बैंक या सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्में उपलब्ध कराती है। तो सरकार या बैंकों के द्वारा तो किसानों को लोन दिलवाती है और सहकारी समितियां बना देती है जो अच्छे बीजों की जो अच्छी क्वालिटी है किसानों को उपलब्ध कराते हैं। सेकंड पॉइंट है, सरकार किसानों को औजार खरीदने के लिए भी ऋण देती है, क्योंकि बैंक हैं वो ऋण देते हैं किसानों को सस्ती ब्याज की दर पर। सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के लिए कुछ कदम उठाए हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं ना गेहूं के टाइम सरकार पूरा गेहूं खरीद लेती है ताकि किसानों की जो उपज है वो ख़राब ना हो, सारा खरीद कर वो सरकार उसका भंडारण कर लेती है। सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जगह जगह अब नहरों का जाल बिछाया गया है ताकि जो खेती है उसमें पानी की कमी से प्रोडक्शन कम न हो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेशेदार फसलों के नाम लिखिए व वर्णन करें। रेशेदार फसलें बच्चों जिनसे धागा वगैरह निकलता है। तो इस कपास एक तो इसका, अब इसके लिए इसका वर्णन भी करना। अब इसके लिए कैसी जो क्लाइमेट है, कैसा टेम्परेचर चाहिए। तो इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो बच्चों कपास की वृद्धि के लिए कैसे तापमान की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं पड़नी चाहिए उस टाइम, कड़ाके की ठंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब साफ मौसम होना चाहिए। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसके लिए काली और जलोढ़ जो मृदा है वो सर्वोत्तम है, उसके लिए बेस्ट रहती है। तो कपास के लिए जो कौन सी मृदा सही है, तो इसमें आपका एक इन बिटवीन क्वेश्चन भी, एक एक वर्ड में आपका इन बिटवीन क्वेश्चन निकल आता है बच्चों। तो हर लाइन को आप, हर वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखें। थर्ड पॉइंट है, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादक हैं। ये जो कपास के अग्रणी 2-3 देशों के नाम बताइए, तो इसमें आप कोई भी 2-3 देशों के नाम लिख सकते हैं जो इसमें हैं। फोर्थ पॉइंट आपका, यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सूती वस्त्र उद्योग है जितना भी हमारा, वो किस पे डिपेंड करता है, कपास पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि कपास से धागा बनता है और धागे से फिर कपड़ा बनता है। और दूसरी रेशे वाली फसल है वो कौन सी है, पटसन। इसको पटसन का दूसरा नाम क्या है, सुनहरा रेशा। तो इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। और कपास के लिए कौन सी मृदा चाहिए थी, काली तो सबसे बढ़िया, फिर जलोढ़ मृदा भी उसके लिए ठीक रहती है। और पटसन के लिए सबसे बेस्ट है जलोढ़ मिट्टी। और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, कपास को कैसी वर्षा चाहिए थी, हल्की वर्षा, इसको कैसी चाहिए पटसन को, भारी वर्षा।
और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, मतलब जलवायु में हमेशा नमी रहनी चाहिए, ऐसी जलवायु इसको चाहिए होती है। थर्ड पॉइंट आपका, यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जो भी क्षेत्र है वहाँ पे उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन अग्रणी उत्पादक हैं। तो पटसन में सबसे अग्रणी उत्पादक देश कौन है? दो देशों के अगर आपसे नाम से पूछ लिए जाएँ तो भारत और बांग्लादेश। अब कारण बताइए, कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें आपको कारण बताना है। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, क्यों? मतलब आगे आपको क्यों पुट करना है, इसके क्या कारण है इसका। कृषि है वो एक सबसे फर्स्ट प्राइमरी क्रिया क्या है हमारी? कृषि है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है उसका मोस्टली जो 2/3 भाग है वो जनसंख्या पर निर्भर करता है। कृषि में फूलों, फलों, सब्जियों की उपज बढ़ाना इसमें शामिल है। थर्ड पॉइंट है, भारतीय उद्योग कच्चे माल के लिए अधिकतर किस पे डिपेंड करते हैं? कृषि से, क्योंकि जितने भी हमारे उद्योग हैं, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग है या फिर हमारा जो चीज़ जितने भी कमोडिटीज़ हैं उनके जितने भी उद्योग हैं, सारे रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए उनको? सबको कृषि से ही मिलता है। भारत एक सघन आबादी वाला, सघन मतलब गहरी ज़्यादा आबादी वाला देश है, जिनकी भोजन पूर्ति के लिए खेती आवश्यक है। तो इसलिए हमारे कृषि को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और कृषि हमारी प्राथमिक क्रिया है। सेकंड आपका, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। भैया अलग अलग फसल अलग अलग स्टेट में क्यों उगती है? सारी एक स्टेट में क्यों नहीं उग सकती, या एक स्टेट में सारी फसलें क्यों नहीं उग सकती? तो इसके भी कारण हैं। मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर है, क्योंकि बताया था ना मैंने, उस क्वेश्चन में आया था तापमान, जलवायु सब अलग अलग होता है। मिट्टी की गुणवत्ता अलग अलग होती है, तो किसी फसल को कोई मिट्टी चाहिए, कोई जैसे हमारे यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि कपास को काली मिट्टी ज़्यादा चाहिए और पटसन को जलोढ़ मृदा। यह भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भौगोलिक में सारी क्या आती है? जमीन की बनावट, मिट्टी सब आ जाते हैं इसमें, उसका उपजाऊपन। कृषि श्रम उपलब्धता पर डिपेंड है। श्रम मतलब लेबर की जो अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करती है। अगर जहाँ पे लेबर ज़्यादा है वहाँ पे उसी तरह की फसल उगाई जाती है। यह विभिन्न तकनीकी कारकों पर भी निर्भर है। जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि भाई वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी मिल सकती है या नहीं, तभी उस फसल को वहाँ पे उगा सकते हैं। अब आपका अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं, प्राइमरी सेक्टर की जो क्रियाएं होती हैं और टर्शरी क्षेत्र की जो क्रियाएं होती हैं उसमें आपको अंतर बताना है। तो प्राथमिक क्रियाओं में हमारा वही आता है, कृषि, कृषि से रिलेटेड सारी और पशुपालन। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। प्राकृतिक संसाधनों में खेती बाड़ी ये सारी आती है बच्चों, मत्स्य पालन, कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। ये एग्जाम्पल आ गए इसके। ऐसे ही तृतीय क्रियाओं में क्या है? तृतीय का क्षेत्र में बच्चों सारा सेवा क्षेत्र आता है आपका, जैसे यातायात है, बैंकिंग है, बीमा है, टीचिंग है, डॉक्टरी हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सभी क्या आते हैं आपके तृतीय थर्ड सेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट और जो आपका द्वितीय का क्षेत्र है उसको ये सेवाएं देते हैं ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके। उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। जो तृतीय क्रियाएं हैं वो प्राथमिक और द्वितीय का क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? यातायात है जैसे ट्रांसपोर्ट, व्यापार, बैंकिंग, बैंक भी क्या करते हैं? सेवाएं तो देते हैं, पैसे का लेन देन होता है जिसमें, मतलब ये डायरेक्ट अपनी कोई चीज़ नहीं देते बल्कि अपनी सेवा देते हैं, सर्विस देते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, एक टीचर अपनी सर्विस देता है। बीमा, विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। अब बच्चों आपका निर्वाह कृषि और गहन कृषि, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। निर्वाह मतलब जैसे निर्वाह का मतलब क्या होता है? गुजारा करना। एक होता है गहन कृषि, एक होता है गुजारे लायक कृषि। तो निर्वाह कृषि के नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। सेकंड पॉइंट है, इस कृषि में पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कृषक गरीब है, ऑब्वियसली उसके पास कम जमीन है, तभी तो वो ये निर्वाह कृषि करता है और अपने परिवार के लोगों के द्वारा उसके ऊपर वो काम करता है। उसके पास एक्स्ट्रा लेबर रखने के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं होते और जो पारंपरिक पुरानी टेक्नोलॉजी है उसी का यूज करते हुए अपनी खेती करता है। और फिर ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है वो भी कम होती है, उपज भी कम रहती है। इस कृषि में पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, मैंने पहले बता दिया। उसमें अपने परिवार की फैमिली मेम्बर्स का ही वो लेबर के रूप में उपयोग करता है। इस प्रकार की कृषि कम आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पे आबादी कम होती है वहाँ पे ये कृषि की जाती है। अब आपकी गहन कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों अधिक श्रम से खेती करता है। जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें क्या होता है?
एक छोटा भूखंड होता है साधारण औजारों, लेकिन श्रम अधिक कर लेता है उसमें। गहन मतलब गहरी, थोड़ा सा उसमें श्रम को बढ़ा लेता है वो। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उपजाऊ मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। तो इस कृषि में क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर सही है, ज़्यादा धूप निकलती है और सब जो मिट्टी है वो भी फर्टाइल है, तो उसमें एक से ज़्यादा फसलें उगा लेता है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो जो मानसूनी प्रदेश होते हैं इनमें टाइम टू टाइम बारिश होती रहती है, तो इस कारण यहाँ पे 2-3 जो फसलें हैं वो हो जाती हैं। तो बच्चों ये थे हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।